14 जो मृदाओं का वर्गीकरण है, जैसे कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा। अगर इन सबको जोड़ो तो आप पाओगे कि टोटल 6 मृदा भारत देश के अंदर पाई जाती है। और ये सारी की सारी जो मृदा है आपको पता होनी चाहिए, और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि मृदा का जो जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल पीली मृदा, इनके बारे में लिखिए और ये कैसी होती हैं, क्या नहीं होते, इसके अंदर क्या गुण होते, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ अभी तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं जलोढ़ मृदा के बारे में बताऊंगा। हर एक मृदा के ऊपर मैंने एक अलग अलग वीडियो बना रखी है। अगर आपको इस पूरी सारी जो मृदा है उसकी एक ही वीडियो चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप या तो आई बटन पे क्लिक करिएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप पूरी जो सारी अलग अलग मृदा है उनकी वीडियो आप देख पाओगे। तो अभी तो यहाँ पे हम जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे। तो जलोढ़ मृदा क्या होती है? ये मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। तो यानी सबसे इम्पोर्टेंट मृदा है जलोढ़ मृदा, और ये भारत देश के अंदर अच्छे से फैली हुई है। खासकर अगर देखें तो हमारा जो उत्तर का पार्ट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली जैसे इलाके हो गए, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, यानी जो उत्तरी भाग है हमारा भारत देश का वो जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदाएं जो है, जो जलोढ़ मृदा है, ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी, यानी हिमालय की जो 3 महत्वपूर्ण नदी है, नदी तंत्र जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए निक्षेपों से बनी है। दरअसल ये जो आपको जमीन देखने को मिलती है यहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये जो आपको मिट्टी देखने को मिलती है जलोढ़ मृदा है। और अगर आप लोग इन इलाकों में रहते हो तो आप ये चेक कर सकते हो कि मिट्टी जलोढ़ मृदा देखने में कैसी होती है ध्यान से। तो ये क्या होती है, ये जो मृदाएं होती हैं ये 3 नदी तंत्र जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से बहाकर लाई गई होती हैं, यानी ये यहीं से फ्लो होकर, इन 3 नदियों से फ्लो होकर ये मिट्टी आती है हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन इलाकों में। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली। और अगर आप देखोगे कि एक सक्रिय गलियारा, आपके मैप देखोगे एल्यूवियल सॉइल का अगर कि कहाँ कहाँ फ्लो है, तो आप ये देखोगे कि एक सक्रिय गलियारे की तरह, जैसे एक पतली गली होती है, सेम ऐसे एक गलियारा बना हुआ, उस गलियारे के थ्रू ये राजस्थान और गुजरात तक भी हमें ये जो मृदा है जलोढ़ मृदा ये देखने को मिलती है। लेकिन मेनली जो देखा जाता है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, इन सब जो उत्तरी इलाके हैं इन सब में ज्यादा मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों से डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, यानी गोदावरी, कृष्णा और जो कावेरी जो नदियां हैं इनके जो डेल्टा है वो भी जलोढ़ मृदा से बना है। अब ये डेल्टा क्या होता है? दरअसल अगर डेल्टा का अगर मैं आपको एक डायग्राम बताऊं तो जैसे रूट्स होती हैं, जैसे किसी भी पेड़ की जो रूट्स होती हैं बहुत डिवाइड होती है, सेम ऐसे डेल्टा भी दिखने में होता है। वो भी एक फ्लो से अलग अलग जैसे रूट होती है ना, सेम ऐसे ये भी अलग अलग होता है। अगर आप डेल्टा क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि डेल्टा कैसे फ्लो होता है, ठीक है। डेल्टा रिवर डालोगे तो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। तो जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें रेत मिलता है, आपको सिल्ट मिलता है, और मृत्तिका के अलग अलग अनुपात पाए जाते हैं, जैसे कभी रेत ज्यादा, कभी सिल्ट, कभी मृत्तिका ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, ऐसे मिलते हैं आपको। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ऊपर हो जाते हैं, मुहाने का मतलब जहां से नदी का जैसे मुहाना होता है, सीधा मुंह जैसे फेस उसका, तो जैसे हम मुहाने से घाटी की ऊपर की ओर बढ़ते यानी नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर जाते, क्योंकि हमें पता है जो रिवर होती है और ढलान से नीचे आती रहती है, तो मुहाना जहाँ एकदम नीचे आ रही है, नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऊपर की तरफ मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाएगा। यानी नीचे तो आपको कम कंकड़ मतलब मोटे मोटे कम मिलेंगे, जैसे ऊपर जाओगे तो उनका आकार बढ़ जाएगा, और ऊपर जाओगे तो और आकार बढ़ जाएगा, और ऊपर जाओगे तो और आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग,
के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। शायद से भाग होगा कि जो ढाल भाग वाला इलाका होता है जहाँ पे ढलान होती है, वहां पे क्या होता है, ये मृदाएं जो है मोटे मोटे कण होते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, कण देखने को मिलेंगे। वहीं आप जब नदी के जैसे जैसे नीचे आते जाओगे आप देखते जाओगे कि जैसे एकदम नीचे पहुंचोगे तो आप मिट्टी का जो नदी के अंदर जो इनके मिट्टी के कण बहुत ही ज्यादा पतले होते हुए चले जाएंगे। ऐसी मृदाएं पर्वतों के तलहटी पर बनी मैदानों जैसे द्वार चौ क्षेत्र और तराई के आमतौर पर पाई जाती हैं। जैसे द्वार चौ का क्षेत्र हो, द्वार चौ क्षेत्र हो, तराई का जो क्षेत्र हो, और पर्वतों की जो तलहटी का इलाका मतलब पर्वत के जो नीचे का इलाका है, वहां पर आपको ऐसी मृदाएं देखने को मिलेगी जिनका आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा रहता है। यानी है तो ये भी जलोढ़ मृदा, लेकिन इनके जो कण होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उतने महीन नहीं, उतने छोटे छोटे कण नहीं होते। आगे देखें तो आयु के हिसाब से भी जो जलोढ़ मृदा है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। तो पुराने जो जलोढ़ है उसको बांगर कहा जाता है, नया जो जलोढ़ है वो खादर कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी जो पुरानी जलोढ़ मृदा होते है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है, और नई जो जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। इसका एक और ट्रिक है, जैसे कि खा पहले आता है तो आप समझ सकते हो कि नया है, खा के बाद में आगे चलते जाओगे तो आपको बा देखने को मिलेगा, तो बा यानी पुराना आप समझ सकते हो। तो एक ट्रिक है, खा यानी पहले आ गया तो यानी नहीं, बा बाद में आता है तो यानी ये पुरानी। तो एक ट्रिक है याद करने की, अगर आपको बांगर और खादर में ध्यान नहीं रहता कि कौन सी नई है कौन सी पुरानी, तो खा पहले आ रहा है तो इट मीन्स नया, बा बाद में आ रहा है तो इट मीन्स ये पुराना। अगर हम नई जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये उर्वरक होते हैं और महीन कण होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ही अच्छी होता है, और इसके अंदर जो कण होते हैं बहुत ही छोटे छोटे वाले होते हैं। लेकिन जो पुराना जलोढ़ होता है यानी जो बांगर होता है, ये उर्वरक उतना नहीं होता है, पर उतना एज कम्पेयर टू नए वाले के कंपैरिजन में उतना उर्वरक नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ इसके जो कण होते हैं मोटे होते हैं, कंकड़ पत्थर इसके अंदर आपको ज्यादा बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होते हैं। मैंने बताया कि जो जलोढ़ मृदाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होते हैं। साथ ही साथ भारत देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये सॉइल है, मृदा है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो यानी इन मृदाओं के अंदर आपको पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त की मात्रा अच्छी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये अगर एग्जाम में पूछे कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा केमिकल वगैरह रासायनिक गुण है, तो पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त बता देना होते हैं। साथ ही साथ अगर एग्जाम में पूछे कि जलोढ़ मृदा पे कौन सी फसल ग्रो की जा सकती है, तो आप बता देना गन्ना, चावल, गेहूं, इस तरीके की चीजें आप बता सकते हो। तो इन सब चीजों को ग्रो किया जाता है और इस मिट्टी के अंदर ये सब केमिकल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो जलोढ़ मृदा होती है बहुत ही ज्यादा उपजाऊपन होती है। यानी अगर इसके अंदर आप कोई भी फसल ग्रो करोगे तो अच्छी क्वालिटी में, अच्छे अमाउंट में आपको फसल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पर खूब सारी ढेर सारी खेती की जाती है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है, और यहाँ पे लोग भी ज्यादा बसे हुए होते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी जगहों पे तो बसेंगे जहाँ पे लोग खेती करके अपने घर के लिए खाना पीना इकट्ठा कर सके, खेती कर सके। तो उपजाऊपन होते तो ये लोग खेती वगैरह करके अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अगर उनको सेल वगैरह भी करना है मार्केट वगैरह के अंदर, तो वहां के लिए भी वो खेती कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स होता है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है, और अगर सूखे क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती लेकिन वहां पे भी जलोढ़ मृदा है, तो ये मृदाएं वहां पे बहुत ही ज्यादा क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं को सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अगर उन जो मृदाएं जो सूखे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जलोढ़ मृदाएं, अगर उनका सही से ट्रीटमेंट किया जाए, यानी वहां पे सही से सिंचाई किया जाए, या फिर जो कुछ भी टेक्निक्स होते हैं मिट्टी को, जलोढ़ मृदा को सही करने के लिए उन टेक्निक्स का यूज किया जाए, तो वहां पे भी पैदावार अच्छी की जा सकती है। साथ ही साथ वहां पे भी फसल अच्छी ग्रो हो सकती है, और वो खराब जो मिट्टी है वो चेंज हो सकती है एक अच्छे मिट्टी में। चलिए हम शुरू करते हैं।
इन मृदाओं का रंग काला है, ऑफ कोर्स क्योंकि काली मृदा है तो इसके कालेपन की वजह से इसे काली मृदा कहा जाता है। और इन्हें रेगल मृदा व काली कपास मृदा भी कहा जाता है। तो काली मृदा के और भी नाम है, इसे रेगल मृदा या फिर काली कपास मृदा भी कहा जाता है। कपास, काली कपास कहने के पीछे का रीजन ये है जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती की जाती है, यानी काली मृदा में कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए काली मृदा बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इस वजह से इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी जो काली मृदा है उसके जो जनक शैल है उसने उसको बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जनक शैल अगर मैं बताऊं तो इसे इंग्लिश में इग्निशियस रॉक्स कहा जाता है। जैसे कि जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसी का ये मिट्टी बनी हुई होती है, उसी लावा से फॉर्म वगैरह होती है। इस प्रकार की जो मृदाएं हैं वो जो दक्कन पठार है, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यानी उत्तर पश्चिमी भागों में आपको मिलेगी, दक्कन पठार के इलाकों में आपको ये देखने को मिलेगी। और लावा जनक शैलों से बनती है। जो मैंने जैसे कि बताया, जो लावा जनक शैलें होती हैं उनसे ये जो काली मृदा है वो बनती है। यानी जो ज्वालामुखी जब फटता है तो हमको पता है कि लावा निकलता है, तो उन्हीं जो लावा होता है उसका कलर क्या होता है, वैसे तो रेड होता है, लेकिन धीरे धीरे जब एकदम जल के मतलब जब वो ठंडा हो जाता है तो उसका कलर ब्लैक में हो जाता है, तो वही मृदा होती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पे पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो काली मृदा है वो कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। अगर दक्षिण पूर्वी की तरफ हम जाएं तो वहां में गोदावरी, कृष्णा नदियों की जो घाटियां हैं वहां तक भी ये जो मिट्टी है वो फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी है। अगर काली मृदा के आप पार्टिकल्स देखो तो वे बहुत ही महीन कण होते हैं, बहुत ही महीन। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। यानी ये जो ब्लैक मिट्टी होती है, जो काली मृदा होती है, इसके अंदर जो नमी है, जो मॉइस्चर यानी पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा रहती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्व से परिपूर्ण है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ये जो जितने भी जो आपको केमिकल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे इस मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। परंतु इसमें फॉस्फोरस की मात्रा की कमी होती है। और किस चीज की कमी होती है? फॉस्फोरस की मात्रा मिलेगी लेकिन वो कम होता है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। दरअसल क्या होता है कि जब गर्म हवाएं चलती है, जो मौसम बहुत ही सूखा सूखा हो जाता है, जब धूप बहुत ज्यादा तेज रहती है तो इसका क्योंकि ये मॉइस्चर रहता है इन मिट्टी में, तो ये मॉइस्चर धीरे धीरे वेपरेट होकर उड़ जाता है। तब क्या होता है कि जो मिट्टी है, जो जमीन रहती है, उसमें दरारें पड़ जाती है। दरार पड़ने से एक सबसे अच्छा काम ये हो जाता है कि दरारों के अंदर हवा चली जाती है और वो हवा जो होती है प्लांट को ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो वही है कि इनमें अच्छी तरह वायु का मिश्रण हो जाता है। यानी दरार पड़ेगा, दरारों के अंदर हवा चली जाएगी और उन हवाओं से क्या होगा कि जैसे कोई भी प्लांट वगैरह करोगे तो प्लांट को ग्रो करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हेल्प करेगा। आगे देखें हम, गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है। अगर काली मृदा को गीला कर दो आप तो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो जाता है और इनको जोतना मुश्किल होता है। और अगर आप इसे प्लगिंग करते हो यानी जोतते हो तो बहुत ही मुश्किल होता है। यानी जो मशीन्स होती हैं, जो जोतने वाली मशीन होती है, उसमें चिपक जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। यानी जब भी मानसून आता है
जब भी मानसून आता है, तब जब पहली बौछार पड़ती है, यानी जब हल्की सी शावर होती है, जब हल्की बारिश होती है, तो ही इसको जो किसान होते हैं वो इसमें खेती करने लग जाते हैं, मतलब प्लगिंग करना लग जाते हैं, जोतना इसे शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर बारिश और हो जाएगी तो इसमें जोतना मुश्किल हो जाएगा, और क्या होगा, ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा चिपचिपी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लाल और पीली मृदा के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दीजिए। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर का अकाउंट है, तो आप लोग मुझसे इस सोशल नेटवर्किंग जो सोशल नेटवर्क की जो साइट है उस पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो लाल और पीली मृदा आज हम पढ़ने वाले हैं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में खेतदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। तो ये जो लाल मृदा है, ये जो दक्कन पठार है हमारे, जिसे हम डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं, ये वहां पे साथ ही साथ पूर्वी और जो दक्षिणी हिस्से, वहां के जो पूरब का हिस्सा है और वहां के जो दक्षिण का हिस्सा है में खेतदार अग्नेय चट्टे, यानी अग्नेय जो चट्टाने हैं, इग्निशियस जो रॉक्स हैं, अग्नेय जो चट्टाने हैं, और जहाँ पे कम वर्षा जो वाले भाग है वहां पर ये विकसित हुई है लाल और पीली मृदा। कहने का मतलब दक्कन पठार, और जहाँ पे कम बारिश होती है, ये अग्नेय चट्टाने जहाँ पाई जाती हैं, वहां पे लाल और पीली मृदा का विकसित हुई है। अगर आगे बढ़ें तो लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। तो ये कुछ लोकेशंस है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य गंगा के मैदान हो गए, दक्षिणी छोर हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पहाड़ी इलाके जो पद हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। इन मृदाओं का लाल रंग खेतदार अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण होता है, यानी जो लोह धातु इसके अंदर पाया जाता है, इसी वजह से इन मृदाओं का जो लाल रंग होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है, और लाल तो हमें समझ में आ गया कि लोह जो धातु का है उसका गुण इसके अंदर होता है, और पीला होने का कारण है क्योंकि इसके अंदर जल योजन होता है, यानी जल की मात्रा पाई जाती है, मतलब जब ये हाइड्रेटेड रहता है, यानी जब इसमें नमी रहती है मिट्टी में, तो इसका रंग पीला हो जाता है। तो लाल और पीला मृदा में यही इतना ही है। आप इनका ये याद कर लीजिएगा कि लोकेशन इनकी कहाँ का है। दूसरा चीज आपको ये याद करना है कि लाल और पीला रंग क्यों होता है, और ये किस कौन सी चट्टानों से पाई जाती है। जैसे डेक्कन प्लेटू में अग्नेय जो रॉक्स होते हैं, अग्नेय शैलें जो होती हैं, रूपांतरित जो चट्टाने होती है, यहाँ पे पाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, यानी जो लेटराइट ये जो नाम है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जहाँ पे लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। यहाँ लेटर का मतलब बाद में नहीं है, यहाँ पे ग्रीक भाषा में लेटर का मतलब होता है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। दरअसल इसका जो निर्माण है वो होता है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण जो कटिबंधीय जो जलवायु होते हैं, इन क्षेत्रों में क्या होता है, आर्द्र होता है, फिर शुष्क होता है, मतलब नमी रहता है, फिर एकदम से क्या कहते हैं, नमी चली जाती है, नमी आती है, फिर नमी चली जाती है। ऐसी जो ऋतुएं बार बार आती हैं, एक के बाद एक आने के कारण ऐसा होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है, और यहाँ पे अत्यधिक भारी वर्षा होती है जिससे निछालन यानी लीचिंग का परिणाम होता है। लीचिंग का मतलब होता है कि जैसे हम सभी को पता है जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी के लिए साथ ही साथ पौधों के लिए, दोनों के लिए अच्छे होते हैं, जो पौधों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो जो उसके अंदर केमिकल्स है वो इतना ज्यादा बारिश हो जाती है कि वो केमिकल्स पानी के अंदर मिल जाते हैं और वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो इसी का मतलब होता है लीचिंग, यानी द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल से जो मिट्टी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, वो इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि उसके अंदर मिल जाते हैं वाटर के अंदर, और उस फिर क्या होता है, वाटर क्योंकि जमीन के नीचे चला जाता है वो वैसे वहां पे नीचे चले
जाते हैं। तो अगर हम देखें, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय यानी पीएच 6.0 से कम होती है। यानी इसका आप अगर लेटराइट मृदा का अगर आप पीएच स्केल पे आप चेक करोगे तो हमेशा ये एसिडिक आपको मिलेगी, यानी अम्लीय मिलेगी। इसका पीएच 6.0 से हमेशा कम ही रहेगा और ये अधिकतर क्या होती है, गहरी होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है और इसमें क्या होता है कि जो पौधे के जो पोषक तत्व उसकी कमी होती है। यानी अगर इस मिट्टी पे आप पौधे वगैरह ग्रो करोगे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको उतनी अच्छा रिजल्ट देखने को ना मिले। ये अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं। दक्षिणी राज्य, महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर ये जो हमारा लेटराइट मृदा है ये पाई जाती है। जहां इस मिट्टी के पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं और जहां इस मिट्टी में क्या होते हैं, जो पर्णपाती और जो सदाबहार वन है वो मिलते हैं। आपने पर्णपाती और सदाबहार वन तो पढ़े ही होंगे 9th क्लास में। वहां इससे ह्यूमस प्राप्त रूप में पाया जाता है। यानी इस यहाँ पे ह्यूमस पाया जाता है, पर्याप्त रूप में पाया जाता है। यानी अगर उस जगह पर आप जाओ सदाबहार और पर्णपाती वन में तो जो वहाँ पे ह्यूमस है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। लेकिन जहाँ पे विरल वनस्पति यानी पेड़ पौधे बहुत दूर दूर पे होते हैं, या फिर अर्ध शुष्क का इलाका होता है, यानी कि जहाँ पे बारिश वगैरह कम होती है, मतलब कह सकते हो पानी की जहाँ कमी होती है, जहाँ पे इन्वायरमेंट में पानी की कमी होती है, मिट्टी में उतना ज्यादा पानी उस जगह पे नहीं पाया जाता पर्यावरण में, इसमें ह्यूमस की मात्रा फिर कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो उसके अंदर ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। स्थल रूपों पर इनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। और स्थल रूपों पर क्या होते हैं, उनकी स्थिति के अनुसार पे, यानी जहां पर ये पाया जाता है ऐसे में इनका अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना बनी रहती है। यानी ये मिट्टी की संभावना पूरी बनी रहती है कि मिट्टी खराब हो जाएंगी, चाहे वो हवा के कारण हो जाए या पानी के कारण हो जाए। क्योंकि पानी क्या करता है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह बहा ले जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जमीन के नीचे पहुंचा देता है। दूसरी चीज क्या होती है, हवाएं चलती है तो मिट्टी क्या करती है, क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म में तो रहती नहीं है, मतलब उतने, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मिट्टी क्या होती है, बहुत ही अगर धूप वगैरह ज्यादा लग जाता है तो हल्की हो जाती है। तो हवाएं क्या करती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर चली जाती हैं। तो मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय, कॉफी उगाई जाती है। और इसके लिए क्या किया गया है कि ऐसी कंडीशंस ना, मिट्टी जो है वो खराब ना हो, तो उसके लिए उन्होंने कुछ मैनेजमेंट कर रखा है। उस मैनेजमेंट से जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, जो ये जगह बताई गई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर चाय और कॉफी ग्रो की जाती है इस मिट्टी में, लेटराइट मृदा में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यानी जो ये लेटराइट मृदा है ये काजू की फसल अगर ग्रो करना है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो केरल में जो मिट्टी पाई जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट वगैरह नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और लाइक जरूर कर दे सकते हो। तो शुरू करते हैं पहले मरुस्थली मृदा से। मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। यानी जो मरुस्थली जो मृदाएं होती हैं, जो मिट्टी होती है, इसका जो रंग होता है लाल कलर और भूरा कलर का होता है। ये मृदाएं भूरा यानी ब्राउन, ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ीय होती है। यानी ये जो मृदाएं होती है आमतौर पर बहुत ही ज्यादा आपको रेतीली मिलेगी और लवड़ीय मिलती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है, यानी ये बहुत ही ज्यादा इसमें नमकीन टाइप में पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। और इन मिट्टी के अंदर इतना ज्यादा नमक होता है कि जो आसपास की झीलें होती हैं, इन झीलों से क्या करते हैं कि जो जल होता है उसको वाष्पीकृत किया जाता है, यानी गड्ढा बनाया जाता है, गड्ढे के अंदर पानी डाला जाता है और वो पानी क्या होता है मिट्टी के अंदर, जो क्योंकि मिट्टी नमकीन है तो वो नमकीनपन किस में आ जाता है, पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और पानी क्या होता है वेपोरेट होकर उड़ जाता है, तो नीचे बचता है क्या, नमक बच जाता है। तो ऐसे ही नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन
दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, क्योंकि शुष्क जलवायु रहता है और उच्च तापमान रहता है। यानी यहाँ पे कह सकते हो बारिश वगैरह कम होती है, बहुत टेम्परेचर हाई रहता है। इसके कारण जल वाष्पन दर अधिक यानी वेपरेट बहुत जल्दी हो जाता है। और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, और ह्यूमस और जो नमी रहती है मिट्टी के अंदर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी मरुस्थलीय मृदा में। यानी यहाँ पे नमी आपको बहुत कम देखने को मिलती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और जैसे मिट्टी के नीचे आप जाते जाओगे सतह, जैसे और जाते जाओगे नीचे जाते जाओगे मरुस्थलीय मृदा के अंदर, आप पाओगे कि कैल्शियम की जो मात्रा वो बढ़ती चली जाती है। और नीचे की परतों में चूने की सतह पाई जाती है, और नीचे की परतों में क्या है, चूना जो है उसकी सतह पाई जाती, यानी परत लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। इसके कारण मृदा में जल अतः स्वयं यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये चूने की सतह पाई जाती है तो जो मृदा के अंदर जो जल है वो अवरुद्ध कर देता है, यानी उसे फिल्टर नहीं होने देता। दरअसल लेयर है, अब जब पानी नीचे जाता है तो उसको फिल्टर नहीं होने देता, वो उसको एक जैसे ना प्लास्टिक की पन्नी क्या होती है कि रोक देगी। पानी डालोगे, अगर यहाँ पे प्लास्टिक की पन्नी है तो पानी डालोगे तो नीचे नहीं जा पाए, क्योंकि वो प्लास्टिक की पन्नी रोक दे रही है। सेम यही काम यहाँ पर ये भी करता है। ये क्या करता है कि इनफिल्ट्रेशन होने से रोक देता है जो चूने की परत है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम आगे देखें, इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, और इस मृदा का सही तरीके से इरिगेशन करके यानी पानी डालकर इसे आप कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। और इसका जो मरुस्थलीय मृदा है इसकी खेती की जाती है, इसको खूब ज्यादा पानी दिया जाता है, जिससे मिट्टी खेती करने लायक बन जाती है। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। लोग वन मृदा के बारे में पढ़ने वाले, यानी वन की मिट्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे। दरअसल ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो मिट्टी है वन मृदा, ये आपको पर्वतीय पहाड़ी इलाका जहाँ होता है ये मिट्टी वहां आपको देखने को मिलेगी। पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है वन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। खूब बारिश और बहुत सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, और इन जो मृदाएं हैं इनको बनने के अंदर जो पर्वतीय का जो वहाँ पे पर्वत पे जो पर्यावरण होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, जो वहाँ पे चेंजेस आते हैं, धूप गर्मी ये जो भी चेंजेस वहाँ पर आते हैं, उसके हिसाब से जो मिट्टी है वो डेवलप होती है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। जो नदी की घाटियां होती हैं यहाँ पे ये जो मृदाएं होती है डोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु जैसे ऊपरी ढाल पर इनका जो गठन होता है वो मोटे मोटे कणों का होता है। यानी नीचे आपको बहुत ही महीन मिट्टी देखने को मिलेगी, और ऊपर और जो ऊपरी ढाल का इलाका होता है यहाँ पर बहुत ही मोटे मोटे आपको कण देखने को मिलते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं को बहुत आपर्दन होता है, और ये अधिक सिलिक यानी एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। और हिमालय का जो हिमाच्छादित जो क्षेत्र होता है इनमें मृदाओं का बहुत आपर्दन होता है, बहुत ही ज्यादा मिट्टी लॉस होती है यहाँ पर, और ये अधिसिलिक यानी एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होते हैं। यानी यहाँ पर आपको एसिडिक और ह्यूमस रहित आपको ये देखने को मिलती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। यानी नदी घाटियों का जो निचला क्षेत्र होता है, विशेषकर जो नदी के सोपाने होते हैं जलोढ़ पंखों में, ये मृदाएं आपको बहुत ही ज्यादा उपजाऊ देखने को मिलती है वन मृदा। आई होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।